नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल LKC स्टडी हब में। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 मानव कल्याण और सूक्ष्म जीव। इसके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लाए हुए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो अति लघु उत्तरीय हो या फिर विस्तृत उत्तरीय हो। हम सभी टाइप के क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। यदि आप भी चाहते हैं 95+ लाना। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर वन, उस जीवाणु का नाम लिखिए जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। उत्तर लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB। आप किसी का भी नहीं लिख सकते, दो में से। जरूरी नहीं कि आप दोनों का ही नाम लिखें। यदि उसने पूछा एक बताओ तो एक ही बताना है, ये कुछ ना पूछे तो एक ही बताना है। अगर वो कहे कि दो जीवाणुओं का नाम बताओ तब आपको दो का बताना है, तो आप याद रख सकते हैं और बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। क्वेश्चन नंबर 3, BOD का पूरा नाम लिखिए। क्या लिखिए? BOD का पूरा नाम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये होता है इसका फुल फॉर्म। हिंदी वाले हिंदी में देख सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख सकते हैं। पेज नंबर 4, स्विच चीज में बड़े बड़े छिद्र किस कारण होते हैं? जो स्विच चीज होती चीज, उसमें बड़े बड़े छिद्र क्यों होते हैं? तो उत्तर है, यह छिद्र एक जीवाणु प्रोपिनोबैक्टीरियम सेरेमनी के द्वारा होते हैं। द्वारा बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्पन्न करने के कारण होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? साइक्लोस्पोरिन ए का उपयोग क्या है? अर्थात साइक्लोस्पोरिन ए का उपयोग हम कहाँ करते हैं, ये किस लिए यूज होता है? तो उत्तर, यह अंग प्रत्यारोपण के मरीजों के प्रतिरक्षा तिरोधक कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस में प्रयोग किया जाता है? प्रत्यारोपण के मरीजों की प्रतिरक्षा तिरोधक कारक के लिए। जो प्रतिरक्षा का निरोध करता है, तिरोधक कारक मतलब उसका जो विरोध करता है, ये समझ लो तुम, उस कारक के लिए उपयोग के रूप में उपयोग किया जाता है। किसका? साइक्लोस्पोरिन ए का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। वाहित मल उपचार में फ्लॉक्स का महत्व क्या है? फ्लॉक्स का क्या महत्व है? तो उत्तर, ये जीवाणु और कवक के तंतुओं से बनी जाली जैसी संरचना है जो पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को पचाकर BOD को कम करते हैं। BOD पता है क्या होता है? BOD जो इसका मतलब ऑक्सीकृत करते हैं, वो तब BOD। ठीक है, इसका आपको फुल फॉर्म भी अभी दे देंगे हम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, अभी ये लघु उत्तरीय आ गए। वहित मल उपचार में फ्लॉक्स का क्या महत्व है? तो देखो, ये वही क्वेश्चन है BOD वाला, फ्लैक्स। तो इसमें और आपको द्वितीय उपचार के दौरान वायु टैंक में जीवाणु और कवक के तंतु मिलकर जाली जैसी संरचना बना लेते हैं, जिसे फ्लॉक्स कहते हैं। ये पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों का पचाकर BOD को कम करता है। ये देखो, इसमें जो BOD मतलब ये जो कचरा रहता है उसको पचा करके ये कम करता है। ये वायु टैंक है, ये जो बना हुआ है ये फ्लॉक्स है, जो जीवाणु और कवक के तंतुओं से मिलकर ये गोल संरचना बनी हुई है। ये वही है गोल संरचना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, बायोगैस के घटक क्या हैं? जो बायोगैस होती है उसके कौन कौन से घटक से मिलकर बनती बायोगैस, यानी बायोगैस के घटक क्या हैं? उत्तर, बायोगैस मुख्य रूप से मीथेन CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और हाइड्रोजन H2 का मिश्रण है। इसमें मीथेन सबसे
प्रमुख गैस होती है जो ज्वलनशील होती है। इसमें जो मीथेन है वो सबसे प्रमुख है जो कि ये ज्वलनशील होती है। इसे क्या कहते हैं? बायोगैस कहते हैं। जो गोबर गैस भी, इसका अन्य नाम गोबर गैस भी है, ये ध्यान रखना। जैविक गैस भी है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है ना कि बायोगैस ना पूछ के वो पूछ ले गोबर गैस गोबर गैस के घटक क्या होते हैं, तो आप फिर इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बायोगैस संयंत्र का यानी प्लांट का, बायोगैस प्लांट का सिद्धांत क्या है? उत्तर, यह आवासीय श्वसन पर आधारित है। किस में आधारित है? आवासीय श्वसन पर आधारित है। मिथेनोजेन जीवाणु जैसे मिथेनोबैक्टीरियम, मेथेनोबैक्टीरियम गोबर या स्लरी को O2 की अनुपस्थिति में पचाकर मीथेन CH4, CO2 व H2O बनाते हैं। अभी हमने बताया कि कौन कौन से घटक हैं, तो ये पचाकर O2 जो ऑक्सीजन होती है उसको पचा करके CH4 बनाता है, CO2 बनाता है और H2 में तब्दील कर देता है, जिसे हम बायोगैस कहते हैं। इस तरह से काम करता है। ये देख लीजिए, इस तरह का प्लांट होता है। ये इसके नाम लिखे हैं, कहाँ से हवा निकलती, कहाँ से डाला जाता है, कहाँ से झाग निकलता है। अगली क्वेश्चन नंबर 4, जैव नियंत्रण कारक किसे कहते हैं? उदाहरण दें। उदाहरण भी देना है, ठीक है। उत्तर, रसायनों के बिना जैविक विधियों से पादप रोग व कीटों का नियंत्रण। उदाहरण, ट्राइकोडर्मा कवक जड़ों के लिए और बैक्यूलोवायरस कीटों के लिए। ये कवकों के लिए है, ट्राइकोडर्मा कवकों के लिए और बैक्यूलोवायरस कीटों के लिए है। ये आप देख सकते हैं, ये रही जड़ें जो जैविक नियंत्रण, और ये रहे दोनों प्रकार के जीवाणु, ट्राइकोडर्मा और बैक्यूवायरस कीटों के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिजैविक क्या है? किन्हीं दो प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। उत्तर, प्रतिजैविक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होते हैं और अन्य रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं या उन्हें मार देते हैं। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या? पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये दो नाम हैं। और ये उसका जो मतलब, ये उदाहरण के रूप में ये जरूर बता देना। किससे क्या होता है कि जैसे आपने ये बता दिया तो कुछ पॉइंट होते हैं जैसे हम की पॉइंट कहते हैं, तो इनसे ही नंबर के फुल मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को जरूर से जरूर याद रखें। जैसे उदाहरण है, किसी भी का उदाहरण जरूर लिखें, उससे क्या होता है पूरा चांसेस, क्योंकि की पॉइंट ही होते हैं। उदाहरण याद है इसका मतलब पूरा कंटेंट, वो इसके में क्या कुछ भी लिखो आप उसी से रिलेटेड। इसलिए हम आपको हर क्वेश्चन में डायग्राम देते हैं जिससे आप समझ सकें और समझ करके याद कर सकें। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जैव सक्रिय अणु क्या है? एक उदाहरण दें। सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न वे अणु जो मानव शरीर में विशिष्ट कार्य करते हैं। क्या करते हैं? विशिष्ट कार्य करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? जैव सक्रिय अणु कहते हैं, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। उदाहरण, स्टेटिन रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक है। ये क्या है? रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने वाला कारक है, जो मोनिस्कस पार्यूरियस ईस्ट से प्राप्त होता है। किससे? ईस्ट से प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अभी लघु दीर्घ उत्तरीय आ गए हैं। वाहित मलोपचार विस्तृत उत्तर दीजिए। वाहित मलोपचार से आप क्या समझते हैं? तो देखो, पहले हम आपकी इसको थ्योरी देते हैं, फिर आपको इसका आरेख यानी डायग्राम के द्वारा हम आपको समझाने वाले। आपको डायग्राम पहले दिखा देते हैं, उसके बाद आपको थ्योरी पढ़ के सुना देंगे। ठीक है, ये होता है वाहित मलोपचार। कैसे होता है? तो देखो, ये 3 चरणों में विभाजित होता है। प्रथम उपचार, द्वितीय उपचार और अंतिम उपचार। तो प्रथम उपचार में क्या होता है? निस्पंदन व अवसादन होता है, जिसे हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? पहले एक टैंक में पानी को भर लेंगे और उसमें कुछ देर भरे रहेंगे, तो ताकि जो प्लास्टिक कचरा है वो ऊपर आके उतर आने लगता है, और फिर उसको एक छन्नी की मदद से निकाल लेते हैं। फिर जाता है द्वितीय उपचार के लिए। फ्लॉप्स द्वारा बीओडी मतलब दाब बढ़ाते हैं, जिससे ऑक्सीजन खोली जाती है द्वितीय उपचार में। द्वितीय उपचार सेकेंडरी ट्रीटमेंट, फ्लॉप्स द्वारा बीओडी कम करना।
ठीक है, बीओडी को कम करते हैं, जिससे जो अवसाद है वो नीचे जमने लगता है और अगला पानी अंतिम चरण के लिए जाता है, जैसे अंतिम चरण कहते हैं। बायोगैस उत्पादन व साफ जल, बायोगैस उत्पादन व साफ जल। अब इसकी हम थ्योरी से आपको पूर्णतः समझाते हैं, आपको ये डायग्राम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। परिचय। वहित मल को जल स्रोतों में छोड़ने से पहले उसे जो वहित मल होता है उसको जल स्रोतों में छोड़ने से पहले उसे कम प्रदूषणकारी बनाने की प्रक्रिया प्राथमिक उपचार कहलाती है। इसे भौतिक प्रक्रिया भी कहते हैं, जैसे निस्पंदन तैरते हुए कूड़े करकट को जालीदार स्क्रीन से हटा देते हैं, अभी हमने आपको दिखाया। अवसादन मिट्टी और छोटे कंकड़ को नीचे बैठने देते हैं, मतलब नीचे जब वो बैठ जाते हैं, जैसे मिट्टी नीचे जम जाती है ना पानी में, नीचे बैठकर ठोस प्राथमिक स्लज और तैरता द्रव बहिस्राव कहलाता है। क्या कहलाता है? इफ्लुएंट कहलाता है। द्वितीय उपचार, इसे जैविक प्रक्रिया कहते हैं। प्राथमिक बहिस्राव में बड़े वायवीय टैंकों में भेजा जाता है और वायु प्रवाहित की जाती है। फ्लॉस्प का निर्माण, वायवीय जीवाणु कवक जंतुओं के साथ मिलकर जाली जैसी संरचना बनाते हैं। प्राथमिक बहिस्राव को बड़े वायवीय टैंकों में भेजा जाता है और वायु प्रवाहित की जाती है। फ्लॉस्प का निर्माण, वायवीय जीवाणु कवक जंतुओं के साथ मिलकर जेली जैसी संरचना बनाते हैं। बीओडी में कमी, ये सूक्ष्म जीव पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों का उपभोग करते हैं, जिससे जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी की मांग बढ़ जाती है। बायो ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी का मतलब होता है बायो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, यानी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। अंतिम चरण, इसे कहते हैं तृतीय उपचार। एक्टिवेटेड स्लज, बीओडी कम होने के कारण, वायु डिमांड कम होने के कारण फ्लॉस्प को निंथारण टैंक में बैठने दिया जाता है, जिसे सक्रिय अपंतक कहते हैं। बायोगैस उत्पादन, इस स्लज को वायवीय स्लज डाइजेस्टर में भेजा जाता है, जहां अन्य जीवाणु इसे पचा करके मीथेन, H2S और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बायोगैस बनाते हैं। जल विसर्जन, अंत में उपचारित साफ पानी को नदियों में या जलाशयों में छोड़ दिया जाता है, अर्थात तीनों उपचार करने के बाद इसे नदियों और जलाशयों में डाल दिया जाता है। लेकिन अब ये पीने योग्य नहीं होता है, केवल इसे पौधों को सींचा जा सकता है, जिससे ये नदियों में मिला देते हैं। मतलब पूर्णतः अभी इसमें क्लोरोफिल मिला करके, जो चूना जिसे भी कहते हैं, उसको मिला करके इसको फ्रेश पीने योग्य भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब ये समझ आ गई होंगी, उम्मीद है कि आपको तीनों अवस्था समझ में आ गया होंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बायोगैस संयंत्र कार्यविधि एवं चित्र बनाओ। तो सिद्धांत, यह अवसादीय शोषण पर आधारित है। मुख्य घटक, कंक्रीट टैंक, स्लीजी गोबर और पानी के लिए इनलेट गैस होल्डर होना चाहिए और गैस नियासक नली। ये मुख्य घटक हैं किसके? बायोगैस प्लांट के। कार्यविधि, गोबर और पानी की कीचड़ बनाते हैं, सानते हैं, को डाइजेस्टर टैंक में डाला जाता है, फिर इसे मीथेन, ये पॉइंट है, ऐसे पॉइंट बना के आपको भी लिखना है। यहाँ मीथेनोजेन जीवाणु जैसे मीथेनोबैक्टीरियम अवसादीय रूप में इसे पचाते हैं। इस प्रक्रिया से मीथेन, CO2 व हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होते हैं, यानी H2SO4 नहीं, CH4, CO2 और H2 उत्पन्न होते हैं। उपयोग, बची हुई स्लरी को उपयोग उत्तम खाद के रूप में किया जाता है। नोट, इस प्रश्न के उत्तर में 1 नामांकित चित्र भी आवश्यक है, जो कि हम आपको अभी दिखाने वाले हैं अगली स्लाइड में। ये लो, ये उसी का है उसमें। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्लांट बनाना है। डाइजेस्टर टैंक लिख देना है। ये इस तरफ यहाँ स्लज निकास है, जिसमें स्लज निकास भरता है, और ये यहाँ से गोबर डाला जाता है। जल और गोबर का मिश्रण यहाँ से डालते हैं, और फिर ये पंप लगा होता है होल्डर ऊपर से। अब जब इसमें
ये डाइजेस्ट होगा तो गैस यहाँ से निकलती, तो बायोगैस निकास ये रहा। ये ऐसी आपको डायग्राम बना देना, ठीक है। सो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से ज़रूर करके जाएं। और आपका आज का सवाल है, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का वैज्ञानिक नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। डोंट फॉरगेट टू आंसर इन दिस कमेंट। सो गाइस आपको एक चीज़ ज़रूर याद रखना है कि बोर्ड एग्ज़ाम पास आ ही चुके हैं, आपको जैसा पता ही है। तो हम आपके बोर्ड एग्ज़ाम को नज़र रखते हुए आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट अपनी तरीके से अपनी तरीके से हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या मैथ हो, हिंदी इंग्लिश भी। तो आप हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर से ज़रूर वॉच करें। मैं ये कहता हूँ कि बायोलॉजी में यदि आपने मेरे 13 चैप्टर के 13 वीडियो देख लिए, जो कि 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि बायोलॉजी में 95+ ले आने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। क्योंकि हम इसके बाद 13 चैप्टर ख़त्म होने के बाद में हम आपको 1-2 पार्ट में MCQ भी करवाने वाले हैं ऑल चैप्टर के, जो कि उससे बाहर आपको पूछ ही नहीं सकता यूपी बोर्ड में या अदर एग्ज़ाम अदर बोर्ड्स में। तो आप केवल इतना ही पढ़ लीजिए, बायोलॉजी में गारंटी से कहता हूँ इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, और कोई भी सब्जेक्ट में जो नहीं, हमारे हर एक चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देख ले, क्योंकि हम उस तरह से क्रिएट करते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट आपको दे रहे हैं, ठीक है। सो मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना ना भूलें, आंसर ज़रूर बताया करें, इससे हमारा थोड़ा मोटिवेट मिलता है कि नहीं बच्चे पढ़ते हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।